हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली 2023 के लिए एसएससी ने जेई यानी जूनियर इंजीनियर के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है 26 जुलाई 2023 को अपलोड कर दिया गया था। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ये परीक्षा होनी है। इसकी जो प्रारंभ होने की तिथि है, ऑनलाइन जो आप अप्लाई कर सकते हैं, 26 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो चुका है। जो इसकी अंतिम तिथि है आप देख पा रहे हैं 16 अगस्त 2023 तक प्रत्येक दशा में आपको इसमें अप्लाई कर देना है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी कि जो अभी फाइनल ईयर के एग्जाम दिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जिनका रिजल्ट 16 अगस्त या उसके पहले आ जाएगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 16 अगस्त तक नहीं आता है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप माइंड में रख लीजिए। तो होपफुली उम्मीद हम करते हैं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने परीक्षा भी दी है तो उनका एग्जाम जो रिजल्ट है वो 16 तारीख के पहले आ जाए, ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सकें और एक एक्सपीरियंस गेन कर सकें और सिलेक्शन होने का चांस भी उनको मिल सके। इसके अलावा 2 दिन के लिए पोर्टल खुला रहेगा, 17 अगस्त और 18 अगस्त को करेक्शन के लिए। किसी भी तरीके का करेक्शन यदि आपको करना है तो आप कर सकते हैं इन 2 दिनों में। इसके अलावा जो पेपर 1 है, पेपर 1 और पेपर 2 दो इसमें होते हैं। टेंटेटिव जो इसका शेड्यूल है वो अक्टूबर 2023 में प्रपोज्ड है, यानी अक्टूबर में आपका पेपर 1 की परीक्षा हो सकती है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जल्दी से हम बाकी चीज़ों में देख लेते हैं। तो ये जो जेई की जो एसएससी ने जेई की जो वैकेंसी निकाली है ये किन किन विभागों के लिए है ये आपको इस टेबल से पता चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जैसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में जिसको बीआरओ कहते हैं, उसमें जेई सी का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग, ई&एम का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड M4 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या बीई वाले, कुछ इसमें डिप्लोमा फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। जैसे ये पहला ही देख लीजिए कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से डिग्री हो, यानी बीटेक या बीई हो, या फिर तीन वर्षीय इसमें डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग से, एंड इसके साथ साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी हो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। तो इसमें इसी तरीके से इसमें अपर एज लिमिट भी दी है। जैसे बीआरओ के लिए अपर एज लिमिट 30 साल का है, इसी तरह से जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी इसमें दिया है। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से आपके पास डिग्री हो या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा हो और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर हम सीपीडब्ल्यूडी की बात करें तो जेई इसमें सिविल के लिए, इसमें देखिए इसमें फ्रेशर्स डिप्लोमा मांगा है, एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं है। डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से। इसी तरीके से जेईई मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा इसमें 32 वर्ष है। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी जिसे सेंट्रल वाटर कमीशन कहते हैं, इसमें जेई सिविल के लिए इसमें बैचलर्स डिग्री, इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से। जेईएम लिखा है, मतलब इसमें भी मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से या यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री हो, यानी बीटेक बीई हो या फिर डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा इसमें 30 वर्ष है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड इसको कहते हैं, जेई इसमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। इसमें 3 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जो ऊपरी आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट है, इसमें FBP शॉर्ट में कहते हैं। जेई सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए और जेईएम में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर यूनिवर्सिटी से। ऊपरी आयु सीमा 30 साल है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसमें MES शॉर्ट में कहते हैं। जेई सिविल में इसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके, और इसके साथ साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि आपके पास डिप्लोमा है, या फिर आप यदि फ्रेशर से आप बीटेक बीई किए हैं तो आप सीधे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल इसमें ऊपरी आयु सीमा है। जेई ई&एम, E4 इलेक्ट्रिकल, M4 मैकेनिकल, इसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिग्री हो या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, लेकिन उसके साथ साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में जेई सिविल मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और एम के लिए जेई एम यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको NTRO कहते हैं, इसमें जेई सिविल के लिए भी है, सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, और जेई एम मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या फिर यूनिवर्सिटी से। इसमें नीचे आपको संक्षेप रूप भी दिए हैं। जेईसी का मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल, जेईएम मतलब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जेईई का मतलब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जेईई एंड एम का मतलब जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो इसमें आप देख लीजिए, जो भी आपके पास एक चीज़ दी है कि जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, तो वो एक्सपीरियंस देखिए, एक तो कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए, जैसे डिप्लोमा किया तो उसके बाद का एक्सपीरियंस हो, और इसमें इंटर्नशिप हो गया, ट्रेनिंग आपने की, रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया जो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान किया, तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी मान्य नहीं है। आपने कहा जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद जो आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस जो आपने किया होगा, जो जॉब की होगी, वही एक्सपीरियंस आपके लिए मान्य होगा। तो इसको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। इसमें वैकेंसी दी हुई है कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं, सब इसमें दे दिया है। देखिए, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के लिए टोटल जो वैकेंसी हैं वो 431 हैं। अलग अलग भी कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें BRO के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसमें एलिजिबल हैं, जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा BRO फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, इसमें JE एंड M के लिए दिया है, टोटल 55 पोस्ट हैं। CW सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, CPWD में आपके 421 पोस्ट हैं। CPWD आपका JE इलेक्ट्रिकल में 124 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग में है, 421 देखिए ये दी हुई हैं इसमें CPWD में। CPWD JE इलेक्ट्रिकल वाले में 124 हैं। इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल में 188, सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल में 23 पोस्ट हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा, इस वाले ब्रह्मपुत्र बोर्ड में आपका JEC वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, अभी वैकेंसी नहीं बताई गई हैं, आगे चलकर आपको बता दी जाएंगी। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट की बात करें तो सिविल में टोटल 15 वैकेंसी हैं। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट JE में M की मैकेनिकल की बात करें तो 6 पोस्ट हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में टोटल 29 पोस्ट हैं सिविल में, और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो टोटल 18 पोस्ट हैं। इसी तरीके से आपका अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उसमें टोटल सिविल की 7 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से आपका मैकेनिकल की बात करें तो JE की 1 वैकेंसी है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 4 वैकेंसी हैं सिविल की, इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है, और इसके अलावा मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी हैं आप देख पा रहे हैं 1324 वैकेंसी हैं अलग अलग, अगर देखें हम विभागवार और टोटल उनका करें तो 1324 इनका योग आ रहा है, और कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर दी हुई है, जिससे आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। अब बात कर देते हैं रिजर्वेशन की। तो जो SC ST PWBD या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा। जो आपका इसमें प्रारूप भी दिया हुआ है, आरक्षण जो प्रपत्र हैं उनको बनवाना है, उसको आप समय से ज़रूर बनवा लीजिए। जो कट ऑफ डेट है, जो एज कैलकुलेशन की, ऊपरी आयु सीमा गणना की, वो 1/8/2023 है, यानी 1/8/2023 से आप कट ऑफ मान करके 30 साल या 32 साल जो भी है आप उसके अनुसार कैलकुलेट कर लीजिए। ऊपरी आयु सीमा में कैटेगरी वाइज इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। SC ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष है, PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल है, PWD यदि OBC का है तो 13 साल है, PWD यदि SC ST का है तो 15 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। इसी तरीके से और भी डिफेंस पर्सनल हो गए, और इसके अलावा डिसेबल्ड के तो कोई डिफेंस पर्सनल है तो उनके लिए 8 साल का है। तो जो जिस कैटेगरी में है आप उसको इसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आप इसमें कुछ प्रमुख बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, बाकी आप इसमें देख लीजिए समय से अपने। इसके जो ये PDF है इसको मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। तो जो भी आपके अनुसार कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफार्मा के अनुसार सारा चीज़ देख लीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। और इसमें अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने की। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ssc.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जा करके ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। फीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही जमा करना है। जो अप्लाई करते समय
महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय, जैसे फ़ोटो अपलोड करना है जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB हो, कलर फोटोग्राफ हो और इसकी जो साइज हो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो बिल्कुल उसको उसी तरह से आप उसको अपलोड करिए। 3 महीने से पुराना ना हो, यानी लेटेस्ट बिल्कुल हो, उसको आपको अपलोड करना है। किसी तरीके का कैप या चश्मा पहन करके आपको फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। यदि ये सब आपने गलतियां कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप बाद में मत कहिएगा। तो इसको, इन बातों को जरूर याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 10.3 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसी तरीके से 10.5 में आप देखिए सिग्नेचर अपलोड करने का दिया है। 10 से 20 KB होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में हो, उसको आपको अपलोड करना है। ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिग्नेचर आपके क्लियर होना चाहिए। और लास्ट डेट 16 अगस्त 2023 है, उसके पहले पहले करना है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फीस की बात करें तो फीस सिर्फ 100 रुपये है, सभी के लिए है। कुछ उसमें कैटेगरीज को छूट दी गई है, जैसे बीमेन कैंडिडेट्स, कोई भी छात्रा है यदि वो अप्लाई कर रही है, किसी भी कैटेगरी की हो, उसको कोई फीस नहीं देनी है, 0 फीस है। इसके अलावा SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं, PWBD यानी पर्सनस विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के यदि कोई स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं या एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फीस में छूट है, उनको कोई फीस पे नहीं करना है। बाकी सभी को जनरल या कोई OBC के जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उनको 100 रुपये फीस मात्र जमा करनी रहेगी। आपको जो भी फीस जमा करना है ऑनलाइन जमा होगी, भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, किसी भी तरह से आप उसको जमा कर सकते हैं। जैसे जब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे उसमें आपको इनकम्प्लीट ही आपको दिखाएगा और आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो अलग अलग, जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जगह दी हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ पर आपके लिए सुटेबल रहेगा। जो आसपास हो, बड़े बड़े शहर जनरली सभी जगह आप इसमें सेंटर दिए हुए हैं। इसी तरीके से अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के लिए ये सारे शहर दिए हैं। कर्नाटका, केरला रीजन के लिए ये सारे शहर दिए हैं 3 नंबर पर। इसी तरीके से मध्य प्रदेश रीजन के लिए आपका, और छत्तीसगढ़ के लिए ये 4 नंबर पे दिए हैं, भोपाल, ग्वालियर इत्यादि, ये सब आप देख लीजिए। नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन जो है NER, उसमें 5 नंबर पर शहर दिए हुए, उनका कोड भी दिया है। नॉर्दर्न रीजन NR, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए 6 नंबर में दिया है। और इसी तरीके से नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन NWR के लिए चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब के लिए 7 नंबर पे दिया है। साउदर्न रीजन जो है, जैसे आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना 8 नंबर पे दिए हैं। तो जो जो शहर हैं उनके कोड हैं वो सब दिए हैं। वेस्टर्न रीजन की बात करें, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, इसके लिए 9 नंबर में सारे शहर और उनके कोड दिए हुए हैं। इनको अच्छे से देख लीजिए। जो आपके आसपास पड़ता हो, जो सुविधाजनक पड़ता हो, उस शहर का नाम और कोड जरूर नोट कर लीजिए, ताकि अप्लाई करते समय आप उसको सही शहर का चयन कर सकें। किसी भी तरीके की कोई मन में कोई किसी तरीके का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, ताकि गलत शहर आप ना भरें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा बदलाव उसमें हुआ है इस बार पेपर 2 में। इसमें स्कीम में पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, पेपर 1 ही खाली MCQ टाइप क्वेश्चंस आते थे, कंप्यूटर बेस्ड होता था। पेपर 2 आपका कन्वेंशनल टाइप हुआ करता था, यानी क्वेश्चंस आते थे, उनको आपको सॉल्व करना होता था, हाथ से उसको लिखना रहता था पेन से। वो खत्म कर दिया गया है। वो भी पेपर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कर दिया गया है। तो पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 50 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 नंबर के। और जो तीसरा पार्ट है वो आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। यानी पार्ट ए सिविल के लिए है, पार्ट बी आपका इलेक्ट्रिकल के लिए है और पार्ट सी मैकेनिकल के लिए। तो जो जिस ब्रांच का बच्चा है, जिससे आपने क्वालिफिकेशन किया है, उसी पार्ट को आपको सॉल्व करना है, उत्तर देना है। 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, तो टोटल 200 नंबर का हो गया। 2 घंटे का पेपर आपका इसमें रहेगा। पेपर 2 में जो बदलाव हुआ है सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इस बार फिर होना है। सीधे सीधे इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो जिस ब्रांच का स्टूडेंट है वही पार्ट सॉल्व करना है। पार्ट ए आपका जनरल इंजीनियरिंग सिविल का है, पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का और पार्ट सी जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का है। इसमें आपके 100
प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर के आपके पूछे जाएंगे और इसमें जो समय रहेगा वो आपके पास 2 घंटे का रहेगा। तो इसमें ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसको जरूर ध्यान रखना है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है जिससे आपने डिप्लोमा किया है वही आपको सॉल्व करना है। यदि आप गलत उसका वो करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। पेपर 1, पेपर 2 में सभी में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ, और जो पेपर है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ये माइंड में जरूर रख लीजिए। और दोनों में पेपर 1 में और पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, यानी 1 नंबर का प्रश्न है तो उसका 1/3 कर लीजिए, उतने की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 3 नंबर का प्रश्न है तो 1/3 का मतलब 1 नंबर का माइनस आपका रहेगा, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है दोनों को, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। तो पेपर सॉल्व करते समय इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसमें पेपर 2 जब आप करेंगे तो उसमें आपको स्लाइड रूल हो गया, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्टीम टेबल सभी ले जाना अलाउड है, सिर्फ पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में ये सब अलाउड नहीं है। तो पेपर 2 की तैयारी बहुत आपको डीप में करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये सारे इसमें जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें स्टीम टेबल, लॉग टेबल और कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती हो। ये सारी चीज़ें आप जरूर देख लीजिए, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पेपर 1 की तैयारी करना है, आपको वो क्वालिफाई करना है, और पेपर 2 भी आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है। तैयारी इस बार आपको स्ट्रेटजी में बदलाव लाना पड़ेगा। सभी अपने स्ट्रेटजी में जो भी कोचिंग संस्थान चल रहे होंगे, पेपर 2 की जो तैयारी कराते थे वो सब अब उसमें चेंजेस आ जाएंगे, बदलाव आ जाएगा। मैं भी आपको उसी हिसाब से बताऊंगा, सारा चीज़ पढ़ाऊंगा पहले, लेकिन हम करेंगे पेपर 1 में फोकस। इसके अलावा इंडिकेटिव सिलेबस 14वें नंबर पर दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पेपर 1 का पहला पार्ट है वो कॉमन है, जनरल अवेयरनेस का कॉमन पार्ट है, और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का सिलेबस वही निर्धारित है जो आपने डिप्लोमा डिग्री में पढ़ा हुआ होता है, उसी से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से कर लीजिए। उसके अलावा जो पार्ट 2 है पेपर का, जो पेपर 2 होता है आपका, पेपर 2 में भी अलग अलग डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल का, उसको अच्छे से देख लीजिए। अपने डिप्लोमा के सिलेबस के साथ उसको मैच कर लीजिए, मैप करिए और देखिए क्या क्या आपने पढ़ा है, उसी तैयारी को आपको आगे बढ़ाना है, लेकर के चलना है। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, डिटेल में और आप पढ़ लीजिए, ताकि जो भी यदि आपको जानकारी चाहिए हो वो अच्छे से पढ़ करके आप उसमें फोकस कर सकें। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिए, सारी चीज़ें तैयार रखिए। जब भी आप अप्लाई करने को बैठें, सारे नीचे प्रोफार्मा दिए हैं, आप खुद देख लीजिए क्या क्या लगना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना रहेगा, सारी चीज़ें इसमें आपको दी हैं, उसको पूरा डिटेल में अच्छे से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अप्लाई करिए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। तो क्लासेस भी हम जल्दी से 1 अगस्त से हमारी ऑफिशियली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हो, जानने वाले हों, उनको शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे तैयारी कर सकें और इसमें सफलता पाने का अपना मौका इसमें प्राप्त कर सकें, इसमें सफल हो सकें। यही ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।